Okay, dear student, here we are. Let me tell you the story of this gentleman, namely Sir John Wilder Tukey. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इनके नाम के साथ जुड़ा है और ही वॉज अमेरिकन प्रोफेसर एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। और यकीनन ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बानी, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें इन्होंने कहा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होते एनालिसिस आसान होते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अगर आप लिखें तो आपको विकिपीडिया पे भी इनका नाम मिल जाएगा, कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी इनके नाम से मौसूम है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने दो टाइप की स्टडीज जो है ना वो इनकी वजह से हुई। पहले एक टाइप की स्टडी हुआ करती थी, तो दो टाइप की स्टडीज। व्हाट डू यू मीन बाय स्टडीज? स्टडीज का मतलब केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होती है? रियल लाइफ के केस होते हैं, वो स्टडीज जो हमने क्लासरूम में पढ़ी होती हैं, उन स्टडीज को हम यूज करके एक पूरे केस पर काम कर लेते हैं। तो उमूमन ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल स्टडी। नाउ व्हाट इज हाइपोथेटिकल स्टडी? हाइपोथेटिकल स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको मेंटोर जो है वो हाइपोथेसिस बना के देता है। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक है जिसकी हाइपोथेसिस आपको मिली है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिसका हवाला मैं इससे पहले दे चुका हूँ, हाउ टू डू सम लिटरेचर रिव्यू। और उसके बाद फोकस ग्रुप कर लें या स्टडी डिजाइन बना लें। उसके बाद फाइनली डेटा कलेक्शन होती है क्वेश्चनएयर के बाद। जब डेटा कलेक्शन होके आ जाता है तो फाइनली अर्लियर स्टेजेस में ये होता था कि जो हाइपोथेसिस अर्लियर डिफाइन कर दी गई हैं, डेटा उसके साथ अनमैच हो जाता था, तो गोया रिसर्च आके फंस गई बीच में। तो काफी प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, या जो भी अनएथिकल कंसिडरेशंस हैं जो रिसर्च के हवाले से मशहूर हैं, कि वो डेटा टेम्परिंग या हाइपोथेसिस को चेंज करने का अमल, वो जो भी हुआ करता था। मेरे पास चूंकि प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह होता था। तो बेहतर है, इसको मिटिगेट करने के लिए सर जॉन वाइल्डर टुकी ने एक और टाइप की स्टडी इंट्रोड्यूस की, और उसको उन्होंने नाम दिया एक्सप्लोरेटरी स्टडी। ना व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी? एक्सप्लोरेटरी स्टडी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड्स जो थे, जिसके अंदर आप एक पूरे सीक्वेंस से चल रहे होते थे, उसको उन्होंने अवॉइड किया थोड़ा बहुत, और कहा कि भाई अगर आपके पास डेटा मौजूद है, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स के पास डेटा होता है। अगर लॉयर है तो क्लाइंट्स का डेटा, डॉक्टर है तो पेशेंट्स का डेटा, इंजीनियर है तो बिल्डिंग्स का डेटा, आर्किटेक्चर इंजीनियर है तो नक्शों का डेटा, इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट है तो जमीनों का, जियोलॉजिस्ट जमीनों का डेटा। तो ये तमाम डेटा सेट पहले से जब मौजूद हैं, तो क्यों ना इनको एनालाइज किया जाए। जो डेटा हमारे पास मौजूद है, हम फ्री टाइमिंग्स में उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद हम बहुत सारी चीजों को बिफोर टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें से एक टर्म मैं यहां पर आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं, वो ये है। अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो जानते हैं एंडेमिक वर्सेस एपिडेमिक। क्या होता है एंडेमिक? सिंपल फ्लू चल रहा था, तवज्जो नहीं दी, आखिर में वो स्वाइन फ्लू बन गया। अब आप देखें आजकल जो पेंडेमिक है वो तो ज्यादा ही कुछ है कोरोना के हवाले से, जबकि देखा जाए तो वो भी एक तरह का फ्लू है। तो जब एंडेमिक सिचुएशंस आ रही हों, तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू बताया जा सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो कि एक आउटब्रेक बन के सामने आ सकता है। तो टाइम पर अगर स्टडी हो जाए तो उसकी रोकथाम मुमकिन होती है कि वो बड़ा आउटब्रेक होकर एपिडेमिक शक्ल अख्तियार ना कर जाए। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टूल यूज किया सर जॉन वाइल्डर टुकी ने, वो था एक अदद बॉक्स प्लॉट। नाउ व्हाट इज अ बॉक्स प्लॉट? दिस इज अ बॉक्स प्लॉट। अब आप कहेंगे ये तो एक, जो मेडिकल के लोग हैं वो कहेंगे ये तो पट्टी लग रही है हमें, सनी ब्लास्ट टाइप की। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो कहते हैं वो डायोड है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट है, डायोड लग रहा है ये। बट इसे गौर से देखें तो ये ग्राफ है, और टाइटल पे मेंशन है टाइम। आपको याद आया पिछली स्लाइड के अंदर, पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको मिनिमम कितना था 2.7, वही रैंक्स का डेटा। मैक्सिमम कितना था 5 जिसका, और उसी के बीच में जो 3 क्वार्टाइल्स थे, वो क्वार्टाइल्स मुझे याद करके बताएं क्या थे। अगर आपके मेमोरी पैलेस में है तो आप बता सकेंगे। 2.7 से 3.7, 3.7 से 3.9, 3.9 से 4.4, यकीनन 4 से आगे, और 4.4 के बाद 5। तो वही 3 क्वार्टाइल्स वैल्यूज के साथ मिनिमम और मैक्सिमम, ऑल दीज 5 वैल्यूज आर सेड टू बी द 5 नंबर समरी। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के जो मेरे लेक्चर्स हैं DOE में आप देख लें, तो वहां पर मैंने आपको बॉक्स प्लॉट बनाने का तरीका, ड्रॉ करने का तरीका भी बताया हुआ है, और ये क्वार्टाइल्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं ये भी मैंने बताए हुए।
फिलहाल तो हम वी आर गेटिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उससे आसानी से ये क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। याद रखें, मिनिमम से फर्स्ट क्वार्टाइल तक एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड विस्कर। ये जो विस्कर है ये लोअर विस्कर, और क्वार्टाइल 3 से मैक्सिमम तक ये अपर विस्कर। इनके दरमियान में 3 क्वार्टाइल्स जो हैं, इनको एक पर्टिकुलर विड्थ की, जो कि सिलेक्टेड विड्थ है, ये आपके कंट्रोल में होती है विड्थ, कोई भी विड्थ का बॉक्स ड्रॉ कर दें, बट द लेंथ ऑफ द बॉक्स प्लॉट विल बी डिसाइडेड बाय द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल जो आपके पास है। ये वही मिडिल क्लास है, देखें, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो इन क्लासेस के दरमियान वेरिएशन का लेवल भी नजर आ जाता है। तो याद रखें, कुछ लोग नंबर्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में अच्छे होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, तो वो देख लिया इन्होंने। अब यही वैल्यूज जो लिखी हुई थी पिछले वाले स्लाइड में, अगर मैं आपको शो करूं तो देखें, यहां पर फर्क नहीं पता चल रहा 2.7 से 3.7 के दरमियान कितना फर्क है या इसके दरमियान कितना फर्क है। यही 5 वैल्यूज जब प्लॉट कर दी हमने तो फर्क नजर आने लगा। और ये जो मिडिल क्लास है, इसको उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मार्ट वे ऑफ जजिंग द वेरिएशन है। वेरिएबल के अंदर अगर देखना हो स्मार्टली कि हाउ वेरिएबल इज वेरिएबल, हाउ मच वेरिएबल हैविंग द वेरिएशन, तो ये चीज इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी Q3 और Q1 के डिफरेंस से मालूम की जा सकती है। तो इसके अलावा ये क्यों नहीं, यकीनन स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा उसमें काउंट होगा, लेकिन ये सर जॉन वाइल्डर टुकी का स्टाइल था। इसी पर इन्होंने इन्फेरेंसेस के नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस करा दिए। फॉर एग्जांपल, इसी से रिलेटेड एक केस मैं आपके सामने रख रहा हूं और थोड़ा बहुत इस केस को आप स्टडी करने के काबिल होंगे। अब चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लें और इसको समझें, फिर वीडियो को रिस्टोर करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपकी समझ में क्या आया। ओके, बॉक्स प्लॉट ऑफ फीमेल एजेस वर्सेस मेल एजेस, बिल्कुल ऐसे लिखा। फीमेल एज ये लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब से बनाया मैंने। फीमेल एज है ये, फीमेल एज वर्सेस मेल एज। तो पहला डिफरेंस इसमें बताएं, 2 बॉक्स प्लॉट बने हुए इंस्टेड ऑफ 1, वी हैव 2 बॉक्स प्लॉट्स, और इनके दरमियान सबसे पहली जो चीज चेक करनी होती है इनका लेवल। याद रखिए हमेशा, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ स्टडी आफ्टर मेकिंग द बॉक्स प्लॉट यू शुड चेक द लेवल ऑफ द बॉक्सेस, क्या ये एक लेवल में एक सीध में मौजूद हैं या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, जो कि ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं यहाँ पर इजाफी तौर पे दिए हैं, ये एवरेजेस को शो कर रहे हैं, तो यकीनन एक एवरेज इसमें बड़ा है और एक एवरेज छोटा है। कौन सा एवरेज बड़ा, कौन सा छोटा, तो आप कहेंगे फीमेल एज। सैंपल साइज कौन सा बड़ा है, तो यकीनन कुछ लोग कहेंगे ये सैंपल साइज बड़ा है फीमेल का, मेल्स का सैंपल साइज छोटा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बॉक्स प्लॉट इज नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ द सैंपल। हो सकता है ये सैंपल साइज बड़ा हो, ये कम हो, तो वेरिएशन इज अदर देन द साइज, ये याद रखिएगा। तो पहली चीज कि ये जो मेल्स का डेटा है वो फीमेल्स के डेटा के बीनीथ है, इसका मतलब कि ये पहली इन्फेरेंस हमारे पास आई कि मेल सीम्स टू बी यंगर देन फीमेल्स, और इसी को हम टेस्ट करते हैं। जो इन्फेरेंशियल टूल यूज करते हैं वो टी टेस्ट है। टी टेस्ट की स्लाइड्स एक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप चाहें किसी वक्त भी उसे पढ़ लें, लेकिन याद रखें टी टेस्ट को देखा यूं जाता है, वो परफॉर्म किसी भी तरह किया जाए, अगर बॉक्स प्लॉट लेवल में नहीं होंगे तो हम कहेंगे टी टेस्ट इज सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई स्टडी, अच्छा टी टेस्ट सिग्निफिकेंट होने का मतलब यहां पर एक स्टडी बनती नजर आ रही है। गौर से अल्फाज मेरे याद रखिएगा, सुन लें और बाद में से आप कहीं से भी वेरीफाई कर लें। जब आप 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बॉक्स प्लॉट बनाएं और उन बॉक्स प्लॉट के दरमियान लेवल मिसमैच हो, एक बॉक्स प्लॉट डाउन हो दूसरा अप हो, तो आप उसे देखते ही कहेंगे कि यहां पर एक स्टडी एवरेजेस की सिग्निफिकेंस के हवाले से बनती हुई नजर आ रही है। और क्यों हो गई सिग्निफिकेंस, इसलिए कि यकीनन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीमेल्स बड़ी एज की क्यों हैं और मेल्स छोटी एज के क्यों हैं, ये तो पूरी एक स्टडी हो गई। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर बताए कि मेरे पास आने वाली जो फीमेल्स हैं उनकी एज ज्यादा है जबकि आने वाले मेल पेशेंट्स की एजेस कम है, तो कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो कम उम्र मेल्स को लगती है और ज्यादा उम्र की औरतों को लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, जो भी हो गई, बाल्डनेस भी है। इंसान देखे ना तो सर के बाल जोड़ जाते हैं, तो यकीनन बाल्डनेस जो है वो मेल्स में पहले नमूदार होती है, फीमेल्स में बाद में आ रही होती है। तो इसी तरह स्टडीज आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस पर फर्दर बात करते हैं। थैंक यू।